हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 जो कि है शरीर में गति। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है क्लास 6 का है, साइंस का। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मेन मेन जो टॉपिक है चैप्टर से हम लोग वही पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन जो चीजें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। जैसे कि बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारे शरीर में जो गति होती है उसी के बारे में बता रहा है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हैं हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई गति होती है। मतलब कि गति हम दो तरह से करते हैं, एक तो स्थिर होते हैं वहीं पे मुड़ते हैं घूमते हैं तो गति होती है, एक चलते हैं जब स्थान बदलते हैं तो वो भी एक प्रकार की गति ही होती है। यही सारी चीजें जो है अभी बस इसमें बताई गई है कि कैसे गति होता है, गति क्या होते हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं तो गति होता है, दौड़ते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, टहलते हैं तो भी क्या होता है, गति होता है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं मानव शरीर एवं इनकी गतियां। मानव के शरीर के बारे में पढ़ेंगे और कौन से जगह से कौन सी गति होती है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, जंतुओं के विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार की गति करते हैं। हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। तो ये सभी जो है हमको अपने शरीर से गति करने के लिए कह रहा है। जैसे कि विकेट मतलब गेंद फेंकना हो गया, कंधे को घुमाना हो गया वृत्ताकार में, पीठ के बल लेट जाना और पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाना, अपनी भुजा कोहनी के ऊपर नीचे करना। ये सभी क्या है, ये सभी किसी न किसी प्रकार की क्या है, गतियां ही हैं जो कि हमारे शरीर में होती हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन जो गति है। जैसे कि हम शरीर के, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। उदाहरण के लिए क्योहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। मतलब कि जहां पे ज्वाइंट होता है, हम अपने शरीर के उन्हीं हिस्सों को, जैसे कि ये एक शरीर है, इस तरह से ये एक आदमी है, यहाँ पे उसका कंधा जुड़ा हुआ है, ये क्योहनी है और ये कलाई है जहाँ पे ये फिंगर है। तो इस तरह से अगर हम देख लें तो ये गर्दन है, तो अपना वहीं से वो जो है हाथों को मोड़ सकता है जहां पे उसको ज्वाइंट होता है, जहां से वो जुड़ा हुआ होता है वहीं वहीं से। तो इन इन ज्वाइंटों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग जो है संधि कहते हैं। इन ज्वाइंट्स को संधि कहते हैं या इंग्लिश में ज्वाइंट्स कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार का गति कर पाना संभव होता। तो वास्तव में बिल्कुल भी संभव नहीं होता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है। अपनी उंगली के द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पादुंगलियों को दबाइए। मतलब ये सभी चेक करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ यहाँ दबा के देखिए कि ज्वाइंट है या नहीं उन चीजों पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ संधियों के बारे में जानें। मतलब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो संधियां हैं उनमें से हम लोग कुछ संधियों के बारे में जानेंगे। पहली है कंदुक खलिका संधि। अब ये कंदुक खलिका संधि क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। कागज की एक पट्टी को एक बेलनाकार सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक के पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी उनमें से मुड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 5.2 में दिया गया है। ये सामने 5.2 में यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद क्या करना है, कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं।
गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करें। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? तो अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या होती है, कटोरी। जो जैसे ये कटोरी हो गई, ये बॉल हो गया, और इसमें ये कागज है, इसका एक सिलेंडर बना के हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो कटोरी के ऐसे चारों तरफ हम इसको घुमा सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर्किल बना है। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग कौन से संधि कहते हैं? तो इस प्रकार की संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। यह अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिया में फंसी हुई है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इन अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा दी गई गतियों को स्मरण करें। मतलब इस प्रकार की संधि कहाँ कहाँ होती है? तो ये संधि जो होती है हमारे कंधे में होती है, कंदुक खलिका संधि। पैरों में भी होती है, पैर जो होते हैं, जांग जो हमारे जुड़े हुए होते हैं, जांग की अस्थि, तो वो इसी संधि से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम अपने पैरों को जो है लेट करके चारों तरफ घुमा सकते हैं। और कंदुक खलिका संधि की विशेषता ये होती है कि इसमें जो है चारों तरफ 360 डिग्री आराम से हम लोग अपने पैरों को, हाथों को घुमा सकते हैं, जबकि क्योहनी में क्योहनी को नहीं घुमा सकते हैं। अब आगे देखते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है, जिसमें कौन कौन जुड़ता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग कहेंगे धुराग्र संधि। इसके द्वारा शरीर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इस गति को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो मतलब इसमें यही बताना है कि धुराग्र संधि कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ से धुराग्र संधि जुड़ी है, मतलब हमारा गर्दन जो है, गर्दन और खोपड़ी जो है जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। जबकि धुराग्र संधि में क्या करते हैं, सॉरी उसमें कंदुक खलिका संधि में हम अपने हाथ को वृत्ताकार में घुमा सकते हैं, जबकि गर्दन को पूरी तरह से वृत्ताकार में नहीं घुमा पाते हैं। आगे है हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग कौन सी संधि कहेंगे? हिंज संधि। जैसे कि हमारी कोहनी की संधि हो गई, हमारे घुटने की संधि हो गई, ये सभी कैसी संधियां हैं? ये सभी हिंज संधियां हैं। आगे है अचल संधि। अचल संधि क्या होती है? हमारे शरीर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़ा और कपाल के मध्य की जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? वो अचल संधि होती है। इन संधि में हम लोग क्या करते हैं? इन संधि में हम लोग उनको हिला नहीं पाते हैं। ठीक, आगे हमने केवल कुछ संधियों को ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? हमारा शरीर का जो अंग है तो इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति कौन देता है? तो यदि आप एक गुड़िया को बनाना चाहते हैं तो पहले आप क्या बनाएंगे? समझो गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर का एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं।
मतलब कि अगर हमारे शरीर से स्किन और जो सारी नसें हैं हटा दी जाए तो एक हड्डियों का कंकाल जो है हमको दिखाई देता है। तो उसी कंकाल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलती है, धीरे धीरे इस पे जो स्किन और मांस वगैरह लगने से एक ढांचा मिल जाता है। तो मेन जो ढांचा हमें कौन देता है, हमारे हड्डियों का जो कंकाल होता है वही देता है। अब बात कर लें एक्सरे के से क्या होता है, तो एक्सरे चित्र से हमें शरीर की एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जैसे कभी कभी हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं या कहीं से हड्डी क्रैक हो जाती है तो वहां पे एक्सरे कराया जाता है। तो उस एक्सरे में जैसे सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्रैक है और कहाँ पे नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अपनी उंगलियों को मोड़िए, क्या आप उनमें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यिका में कितनी अस्थियां हैं? अपने हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। कलाई जो है, कलाई कैसी है, कलाई लचीली होती है और ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। इन्हीं अस्थियों को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने से चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिनसे उन्हें अस्थियों को संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे से शरीर से हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो ये तो हो गई हमारे शरीर के आकृति की बात। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा पसली पंजर। ये क्या होता है, कंधे की अस्थियां कहते हैं। थोड़ा पसली पंजर के भी बारे में पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं, एक मिनट, हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से होकर जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इन शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इनमें संरक्षित होते हैं। ये पसलियां कितनी होती हैं, एक तरफ 12 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पसलियां होती है। और इनमें जैसे हमारा हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, इनके अंदर जो होती है सुरक्षित होती हैं, जल्दी इन पे चोट नहीं लग पाता है। आगे है, ये तो इसमें हो गया, सुरक्षित हो गई। फिर है अपने मित्र को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। चिकनी, समतल अथवा अखंड है। अपनी उंगली को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ कर उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके कहने क्या अनुभव किया, कई संरचना मेरुदंड है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिसे कशेरुका कहते हैं। कशेरुका यानी जो हमारी मेरुदंड होती है, यानी हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है, जो कि कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। तो मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष के क्षेत्र में इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जो हमारा पसली पिंजर है, मतलब जो हमारा पिंजर पसली है, जो इसको अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो भी क्या करता है कि इस मेरुदंड से जो है जुड़ा हुआ होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो आपका मित्र इस प्रकार से नीचे झुक सकता था। अगर मेरुदंड में सिर्फ एक ही हड्डी होती तो वो मुड़ नहीं पाती, वो हमेशा सीधे ही रहती। जैसे कि हमारी क्योहनी और कलाई के बीच की जो हड्डी है, क्या हम उसको मोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं मोड़ सकते, एक सीधी स्ट्रेट रहती है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं, क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जैसे कि जब हम अपने हाथों को फैलाते हैं कंधों को, तो हमारे कंधों के बाद की जो ये हड्डियां होती हैं, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये क्या होती है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। आगे है,
यह संरचना श्रोणि अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। श्रोणि अस्थियां क्या होती है, तो यहाँ पे श्रोणि अस्थियों का फिगर बनाया गया है। ये अमाशय के नीचे होता है और हमारे कोमल अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है नीचे। जैसे अस्थि पंजर करता है वैसे ये भी करता है। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमें अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। मतलब कि जो हड्डी हड्डी तो है लेकिन हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं उनको हम मोड़ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। जैसे कि कान, कान क्या होता है, कान भी एक प्रकार की हड्डी से बना होता है, लेकिन कान कितना मुलायम और लचीला होता है जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। फिर है कठोर भाग नंबर होता है, आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपरी के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। यह उपास्थि है। उपास्थि कौन है? कान का जो ऊपरी भाग है जो कि दबाने में थोड़ा कठोर तो है लेकिन हड्डी इतना कठोर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपास्थि कहेंगे। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। जहां पे शरीर की संधि यानी कि जोड़ होता है वहां पे भी कुछ कुछ जोड़ों में उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थि संधियों एवं उपसंधियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। ठीक, ये हमारी अस्थियों के बारे में बता चुका है। अब आगे देख लेते हैं। अगला है, क्या आप अपने ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभार भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। पेशी मतलब कि अपने हाथ को जो है फैला करके और उसको ऊपर उठा करके मोड़ के देखिए, तो आप देखेंगे कि क्या होता है, हमारे जो हाथ है उसमें नसें उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। और ये कब दिखाई देती है? जब इनमें संकुचन होता है, मतलब जब ये मुड़ती हैं तब दिखती हैं, और जब ये फैल जाती हैं तो ये नॉर्मल हो जाती हैं। ये चीज इसमें है। और फैलने को लंबाई मतलब जब बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिथिलन बोलते हैं। लंबाई जब कम होती है तो संकुचित होती है और हमें वो नसें जो है उभर के दिखती हैं, पेशियां हमारी। और जब शिथिल होती हैं तो वो छुप जाती हैं, नसें जो है बढ़ जाती हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है जिस वजह से वो दिखनी कम हो जाती हैं। आगे है जंतुओं की चाल। अब हम जंतुओं के चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये केचुए की चाल कैसी है इसके बारे में पढ़ते हैं। बगीचे में चलते हुए केचुए का निरीक्षण कीजिए, इसे पकड़कर एक स्याही, ये बात तो ठीक है। अब कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ से देखते हैं। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इनमें पेशियां होती हैं जो इनके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यदि शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर ढकेलता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। कैसे चलता है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये केचुआ है तो पहले तो इसका शरीर कैसा दिखाई देता है, अनेक तरह से लगेगा, इस तरह से जैसे कि छल्ले से बना हुआ है। और ये जब चलेगा तो अपने पीछे के भाग से अगर चलना है तो आगे वाले भाग को जमीन से चिपका देगा और पीछे वाले भाग को आगे की तरफ खींचेगा। जब आगे आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, अपने इस खींचे हुए वाले भाग को, जो पीछे का भाग है, उसको खींच के जब वो आगे ला चुका है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे स्थित करेगा और इस वाले भाग को फिर धीरे से जो है आगे करेगा। ये क्या हो गया,
इस वाले भाग को धीरे से आगे करेगा। तो इस तरह से केचुआ जो है चलता है। फिर आगे है मिट्टी के अपने शरीर में चिकने पदार्थ, इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, इसे चलने में सहायता करते हैं। केचुए के शरीर में क्या होता है, चिकने पदार्थ होते हैं जिससे कि उसके शरीर को स्लिप करने में, चलने में आसानी होती है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक बाल जैसी आकृति होती है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। अब जैसे मिट्टी है, इसमें ये केचुआ चल रहा है, तो कैसे चल रहा है। अब अगर अपना ये अग्रभाग को जमीन में चिपकाता है तो कैसे, बिना किसी सहारे के कैसे, तो इसमें सूक होते हैं, छोटे छोटे सूक होते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह से सूख होते हैं जिसके माध्यम से वो क्या करता है, मिट्टी में चिपका देता है और आगे बढ़ता है। कि कछुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। केचुए के जो है किसानों का मित्र भी कहा गया है, क्योंकि इससे केचुए मित्र को उपजाऊ बनाते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, किसानों का होता है, तो इसलिए केचुए को जो है मित्र भी कहा गया है। आगे अब पढ़ेंगे घोंघे के बारे में। घोंघे के बारे में पढ़ने के लिए, घोंघे के ऊपर एक कवक होता है, जो ये गोल रंग की ये जो संरचना दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कवक कहते हैं। और ये घोंघे की क्या करती है, बाह्य कंकाल एक तरह से होता है, ये घोंघे की रक्षा करती है। इसके अंदर घोंघा होता है। अभी हम घोंघे को लेके अगर उसका परीक्षण करेंगे तो क्या होगा कि कांच की पट्टिका अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग को प्रक्षेपित कीजिए। कवक का छेद खुलने पर अपने आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखता है। मोटी संरचना उसका पाद है, यानी पैर है, और जो दृढ़ पेशियां का बना होता है वो सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र है या धीमी। तो ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जब घोंघा होता है तो ये उसके जो सींग नुमा निकले रहते हैं, ये अग्रभाग होता है, और ये इसका पश्च भाग होता है, पीछे आके पतला होता है, जिससे ये इनको तैरने में आसानी होती है। अब बात करते हैं तिलचट्टे की। तो तिलचट्टा क्या करता है, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ भी सकता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण इसकी गति संभव होती है। मतलब कि जानवरों में भी संधियां पाई जाती हैं। वृक्ष में 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वृक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देती है। अब हम बात करेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। मतलब जैसे हमारे हड्डियों में क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ नहीं होता है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं उनकी जैसे ये हड्डियां हो गई, तो यहाँ छोटे 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 वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी हड्डियां कैसी होती है, हल्की लेकिन मजबूत होती है। पाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख, पक्षी के पंख बनाती है। मतलब कि अगर एक तरह से देखा जाए तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी उनके आगे के पैर होते हैं, लेकिन वो रूपांतरित होकर के किस में बदल जाते हैं, तो वो रूपांतरित होकर के पंख में बदल जाते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ये तो हो गया पक्षी का कंकाल है, जिसमें उनका ये पीछे का पैर होता है जो कि मजबूत होता है, इनसे ये चलते हैं। और ये अग्र पैर होता है जो कि पंख में रूपांतरित हो जाता है, जिससे कि वो उड़ते हैं।
अब आगे देख लेते हैं। आगे क्रियाकलाप है नाव के लिए। अब ये मछली के बारे में है। कागज की एक नाव बनाकर उसमें पानी इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर चले। इसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। क्या जल में आगे तेजी से चलता है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में चले। इस प्रकार क्या नाव चल पाता है? तो नाव जब भी चलेगा वो पतले साइड से चलेगा, चौड़े साइड से नहीं चलेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की आकृति धारा रेखी कहलाती है। जैसे ये मछली हो गई, ये पीछे का जो, एक मिनट, ये पीछे का इनका जो ये हिस्सा है और आगे का जो ये हिस्सा है, ये दोनों बीच मध्य के हिसाब से कैसे हैं? पतले हैं। और इनकी जो शरीर की ये मतलब आकृति कैसी है? धारा रेखी है, एक सीधी रेखा के समान है। और इससे क्या होता है? उनको चलने में आसानी होती है। आगे है, किसी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। क्यों बहकर निकल जाता है? क्योंकि ये सिरा पतला होने से क्या होता है? पानी में आसानी से कम जगह में घुसता है। और जब थोड़ा सा घुस जाता है तो धीरे धीरे ये अगल बगल वाला पानी इधर से लड़ करके इस तरह से बाहर निकल जाता है। आगे है, मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली का आकृति जो है 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्र गति तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं। मछली को तैरने में पूंछ के उनके जो पंख होते हैं काफी ज्यादा सहायता करते हैं। ये यहाँ पे मछली की गति, मछली अगर आगे की तरफ मुड़ेगी तो उसकी पूंछ जस्ट उसके अपोजिट रहेगी। ठीक। आगे है कि सर्प कैसे तैरता है। अब सर्प के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसके आगे की ओर धकेलता है। इस प्रकार शरीर के अनेक वलय बनाते हैं और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देते हैं। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं। सरल रेखा में नहीं मतलब कि जैसे हमारी रीढ़ की जो हड्डी थी, तो वो भी कई सारे जो है इस तरह से वलय से जुड़ी हुई है। ये सर्प की आकृति है, ये कई सारे वलय से जुड़ी हुई है, आपस में चिपके हुए हैं इस तरह से। तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में ये जो गैप होते हैं, ये जो बीच के गैप होते हैं, तो जब ये सांप मुड़ता है तो ये गैप जब भराते हैं तो इधर धक्का देते हैं। तो इसी तरह सांप अपने शरीर को जब धीरे धीरे मोड़ना शुरू करता है तो गैप भरते जाते हैं और आगे धक्का देते जाते हैं, जिस वजह से सांप जो है गति करता है। और ये तभी संभव है जब सांप टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। अगर सांप सीधी गति करने लगेगा तो ये वलय जो बना है, वलय के बीच में ये जो जगह है, ये भर नहीं पाएगी। और जब भरेगी नहीं तो गति हो नहीं पाएगा। तो जब सांप अपनी पूंछ को जैसे मोड़ता है तो यहाँ का वलय भरता है और यहाँ पे उसको धक्का लगता है, और जस्ट इससे मोड़ेगा तो यहाँ धक्का लगेगा। यही क्रिया वो बहुत तेजी से करता है, जिससे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है, टेढ़े मेढ़े बढ़ता है। आगे देखते हैं। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली से बूझो के पिटारमें जंतुओं, ये तो उसके बारे में बताया। खैर आगे, इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग
उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंग में क्या असमानताएं एवं भिन्नताएं हैं। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर, गाय और भैंस के 4 पैर क्यों। मतलब इस तरह से हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। योग अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। योग करने से हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं होती हैं जिनमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं। अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी पेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं। कुछ योग आसान ऐसे हैं जिसके लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। तो ये हो गया योग के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अभी हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने शरीर की गति के बारे में पढ़ा। शरीर की, एक मिनट, शरीर की गति, गति के बारे में पढ़ा कि हमारा शरीर कैसे गति करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ गति करता है। उसके बाद हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि, संधि में कौन कौन सी संधि पढ़ी, तो पहली संधि जो थी हमारी, पहली संधि थी कंदुक खल्लिका संधि, खल्लिका संधि। दूसरी वाली जो थी धुराग्र संधि थी, धुराग्र संधि। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कंदुक खलिका संधि जो है कहाँ पे, मतलब ये संधि कहाँ रहती है, तो कंधे पे, कंधे की जो संधि होती है वो होती है। धुराग्र संधि कहाँ होती है, तो धुराग्र संधि जो होती है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। गर्दन, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि हो गई। उसके बाद हिंज संधि के बारे में पढ़ा था। हिंज संधि, एक मिनट, कलर चेंज नहीं करते हैं। हिंज संधि, हिंज संधि, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, तो हिंज संधि जो होती है ये हमारी कब, जैसे दरवाजा होता है, मतलब क्योहनी होती है ना, उस तरह से हिंज संधि, जैसे क्योहनी हो गया, कोहनी हो गया, घुटना हो गया। घुटना में कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है। कोहनी में भी कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है, ठीक है। अब उसके बाद अचल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। अचल संधि, अचल संधि कहाँ पाई जाती है, अचल संधि जो है, अचल संधि हमारी वो संधियां होती है जो नहीं हिलती, जैसे कि हमारा जबड़ा, जबड़ा और कपाल, कपाल के बीच की जो संधि होती है उसको कौन सी संधि बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। तो संधि पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि हम हमारे शरीर को, जैसे पिंजर क्या होता है, कंकाल जिसको बोलते हैं, पसली पिंजर, पसली पिंजर के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है पसली पिंजर के बारे में पढ़ा। फिर कंधे की अस्थियों के बारे में पढ़ा। मानव खोपड़ी के बारे में पढ़ा। श्रोणीय अस्थियां पढ़ा, श्रोणीय अस्थियां, श्रोणीय अस्थियां मतलब कि जो हमारी कुल्हा जिसको बोलते हैं, कुल्हा, इसे हम कुल्हा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उपास्थि के बारे में पढ़ा। उपास्थि क्या होता है, उपास्थि, उपास्थि वो होता है जो हड्डी तो होती है लेकिन हड्डी जैसी कठोर नहीं होती है। उपास्थि के बारे में पढ़ा। फिर जानवरों की चाल के बारे में पढ़ा। जानवरों के, जानवरों के चाल,
जानवरों के चाल के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।